Good morning, children. And till now, we discussed so many things about management. And in nature of management, we discussed one point that management is a universal process. Means the principles of management are accepted by the whole universe. Now, what do you mean by principle? So, principle is the general guideline by which we can go for decision making. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी डिसीजन मेकिंग में हमें सपोर्ट करती हैं. मैनेजमेंट में हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम प्रिंसिपल्स के जो बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं उनकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग लेते हैं. अब प्रिंसिपल्स कई लोगों ने दिए हैं मैनेजमेंट के, जिनमें से एक नाम है हेनरी फेयोल का. हेनरी फेयोल कौन थे? आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं. बच्चों, हेनरी फेयोल 1841 से 1925 तक के बीच का इनका कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में. एंड ही वाज अ फेमस फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट. और उन्होंने क्या किया था? ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एथनी इन 1860 इन माइनिंग इंजीनियरिंग. ओनली 19 ईयर की एज से ही उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में काम करना शुरू किया था. एंड फेयोल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मैनेजमेंट के मेन 4 फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके अलावा हेनरी फेयोल इज फेमस फॉर हिज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय हिम were discussed in detail in his book published in 1970. और बुक का नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एक्ट जनरल. एंड बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 प्रिंसिपल्स उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी फेयोल. So first principle is division of work. Second principle is authority and responsibility. Third principle is discipline. Fourth is unity of command. Fifth is unity of direction. Sixth is subordination of individual interest to general interest. Seventh is remuneration of employees. Eighth is centralization and decentralization. Ninth is scalar chain. 10th is order. 11th is equity. 12th is stability of personnel. 13th is initiative. And the last 14th principle is esprit de corps. अब हम समझेंगे इन 14 प्रिंसिपल्स को एक एक करके one by one. So first principle is division of work. एंड इस प्रिंसिपल की जो मेन थीम है दैट इज राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. एज वी नो देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स एग्जिस्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी डिपार्टमेंट वी नीड एक्सपर्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट. इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही इंसान सारे डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट हो और सूटेबल हो. मीन्स जिसने एक्सपर्टीज ली हुई है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वी विल गिव हिम वर्क फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट. जिसने ऑर्गेनाइजिंग के लिए एक्सपर्टीज ली हुई है हम उसे ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट में पुट करेंगे. मीन्स एवरी पर्सन हु इज हैविंग एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एरिया हम उसे उसी से रिलेटिव एरिया या डिपार्टमेंट देंगे. मीन्स डिविजन ऑफ वर्क, जिससे कि किसे क्या काम करना है इसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी. तो टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ जॉब, डिविजन ऑफ वर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी फेयोल. Second principle is authority and responsibility, where authority means rights and responsibility means we can say duties. Whenever you are assigning any task to any person, you are giving some responsibilities for that task. And if you are giving responsibilities, duties to a person, simultaneously it is very important you should give some authorities also related with that assigned task. Authority का मतलब होता है अधिकार और responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारियां.
और ये दोनों ही पॉइंट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। अगर आप किसी को भी कोई काम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उस काम को करने के लिए साथ ही साथ आपको कुछ राइट्स यानी कि अथॉरिटी भी उस इंसान को देनी पड़ेंगी। अदरवाइज वो अपने काम को प्रॉपर वे में, स्मूथ वे में परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास से टीचर किसी काम के कारण अगर उसे प्रिंसिपल ने बुलाया, तो क्लास में अगर जो बच्चे होते हैं वो मॉनिटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि बच्चों, क्लास में बच्चों को आपको चुप कराना है, नोबडी शुड मेक नॉइज। तो मॉनिटर को ये क्या दिया टीचर ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर उसे कोई राइट ना दिया जाए टीचर के द्वारा कि भाई अगर बच्चे शोर करें तो यू कैन टेक दिस एक्शन, आप ये कर सकते हैं, तो फिर बच्चे क्लास में शोर करते रहेंगे। तो टीचर जब ये जिम्मेदारी देती है कि भाई बच्चों की आवाज़ नहीं आए, दे शुड नॉट मेक नॉइज, तो साथ ही साथ वो ये राइट भी देती है कि जो बच्चे बात करें आप उनका नाम बोर्ड पे लिख सकते हैं एक स्लिप में, या आप उन्हें खड़ा कर सकते हैं कि भाई आप खड़े हो जाएं, और जब मैं आऊँ तो आप मुझे वो नाम दे सकते हैं, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। मतलब जिम्मेदारी दी और साथ ही साथ हमने उसके अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हमने उससे रिलेटेड हमने उसके राइट्स भी दिए, उसकी अथॉरिटी भी दी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी whenever we are assigning any task, so we are giving certain responsibilities for. And third principle is discipline. And whenever we are talking about discipline, we think about some rules, regulations. क्या होगा अगर स्कूल में कोई भी रूल रेगुलेशन ना हो? कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में जाएगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा और स्कूल जैसा लगेगा ही नहीं। तो ये ज़रूरी होता है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन बहुत सही तरीके से मेंटेन किया जाए, और डिसिप्लिन को कायदे से एग्जीक्यूट करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है? सुपीरियर लेवल के मैनेजर्स की। हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लियर कट समझाएं, और सिर्फ समझाएं ही नहीं, ये भी देखें कि उन्हें सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा प्रॉपर वे में फॉलो किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी रूल्स रेगुलेशन अगर नहीं होगा तो सब अपनी मनमर्जी करेंगे, और ऐसे सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टास्क, जो गोल अचीव किया, डिसाइड किया गया है, उसे अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा बच्चों, सपोज आप ये सोचें कि आप स्कूल आए, स्कूल में आपके सारे सब्जेक्ट के टीचर्स बैठे हुए हैं, स्टाफ रूम में आप किसी काम से गए, आपके इंग्लिश के टीचर ने कहा बेटा कम हियर, आपके हिंदी के टीचर ने आपसे कहा बेटा गो एंड ब्रिंग अ पीस ऑफ चॉक, आपसे आपके एसएसटी के टीचर ने कहा अभी जाओ और उस बच्चे को उस क्लास से बुला के लाओ, आपसे किसी और टीचर ने, आपके स्पोर्ट टीचर ने कहा जाओ वहाँ से वो बॉल रखी हुई है वहाँ पे वो बॉल लेके आओ, वी विल प्ले। क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में? कभी सोचा है? किस टीचर की बात को फॉलो करेंगी, किस टीचर की बात को सुनेंगे? डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना आपके लिए। बिल्कुल यही सिचुएशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसके ऊपर अगर मोर देन वन बॉस हो और उसे अलग अलग तरीके से कमांड दिए जाएं। किसी काम को करने के लिए कोई एक बॉस कुछ और काम करने के लिए कह रहा है और दूसरा बॉस उसे कुछ और काम करने के लिए कह रहा है, उस केस में वो बेचारा तो ये सोच ही नहीं पाएगा कि फाइनली करना क्या है। इसी से रिलेटेड है आपका अगला प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब सिर्फ एक इंसान के थ्रू ही, एक सुपीरियर के थ्रू ही सबऑर्डिनेट को किसी भी काम को करने के लिए गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। अदरवाइज हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया, अगर मोर देन वन बॉस उसे कमांड देंगे, उसे ऑर्डर देंगे, तो उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो किसे फॉलो करे। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होना चाहिए।
एंड यूनिटी ऑफ कमांड से ही जुड़ा हुआ है आपका अगला प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सपोज आप स्कूल में आए और आपको लाइब्रेरी तक जाना है, आपने एक रिसेप्शन पे पूछा वॉज द वे टू गो लाइब्रेरी, उन्होंने आपको बताया यू कैन टेक अ लेफ्ट देन अ राइट एंड यू कैन रीच टू द लाइब्रेरी। फिर आपने किसी और से पूछा, उन्होंने आपको कहा नहीं नहीं आपको लेफ़्ट नहीं, पहले राइट लेना है, देन एक लेफ़्ट लेना है, देन स्ट्रेट मीन्स एनीथिंग। आपने किसी तीसरे से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले आपको स्ट्रेट जाना है फिर एक लेफ़्ट लेना है। मीन्स 3 लोगों ने 3 डिफरेंट तरीके डायरेक्शन बताए आपको लाइब्रेरी तक जाने के लिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से। अगेन अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मीन्स देयर शुड बी ओनली वन पर्सन who is giving you directions regarding your goal or your assigned task। सिर्फ एक ही इंसान, एक ही सुपीरियर, एक ही बॉस होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे आपको दिए गए काम को करने के संबंध में। अदरवाइज दिस सिचुएशन विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप किसका डायरेक्शन फॉलो करेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड की तरह ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होनी इम्पॉर्टेंट होती है। And your next principle or sixth principle is subordinate of individual interest to general interest। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, उसमें काम करने लगते हैं, then we should forget about I factor and we should start to think about we factor। I means अपने बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल फ़ायदे के बारे में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में, और जनरल मीन्स कंपनी के बारे में। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबॉर्डिनेट मतलब छोड़ देना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भूल जाना, टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है अल्टीमेटली हर एम्प्लॉय को उसी के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो हर मैनेजर को, हर डिपार्टमेंट को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन सभी को ये सोचना चाहिए कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है। और सारे डिपार्टमेंट जब सभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचेंगे, अपने डिपार्टमेंटल गोल को भूलकर, तभी वो अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, कॉमन गोल को अचीव कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फेओल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक एम्प्लॉयर को इतना वेज या सैलरी तो अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिमांड होती है। एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस मिलने चाहिए, उनका किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस भी दी जानी चाहिए। दे शुड नॉट फील कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स वो जो सर्विसेज दे रहे हैं फिजिकल या मेंटल, उसके बिहाफ में उन्हें जो पेमेंट किया जा रहा है उसे रेम्यूनरेशन कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शुड पे रीजनेबल और फेयर वेजेस और सैलरी टू हिज एम्प्लॉयज़। बच्चों, आज हमने डिस्कस किए 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेओल आउट ऑफ 14, और नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के 7 प्रिंसिपल्स हैं वी विल डिस्कस सच फैक्टर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।